नमस्ते साथियों। कल हमने त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 शुरू किया था, जिसकी हमने कम से कम 1-1.5 घंटे की मैराथन क्लास ले ली थी। आज कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर फिनिश हो जाए। इससे पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी कि चैप्टर नंबर 16 जो त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री है, उसको मैंने डिटेल से यूट्यूब पर पहले पढ़ा चुका हूँ। तो उसके जितने भी वीडियो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएगा। तो क्लास के बाद उनको आप चाहो तो डिटेल से पढ़ सकते हो, देख सकते हो। इसके बाद अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो कल हमने जो त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया था, तो उसमें शुरुआत से लेकर सारूपण समयावता क्या होती है, फिर विन्यासी समयावता के 2 प्रकार, खासकर ज्यामितीय समयावता, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रकाशिक समयावता। और प्रकाशिक समयावता के लिए हमने ये लिखा था कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं या बाईं ओर घुमा देते हैं, उन्हें प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। और प्रकाशिक समावयवी की सबसे विशेष बात यह होती है कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। इतनी बातें हमने कर ली थी। फिर ध्रुवण गुणक यौगिक क्या होती है, ये सब मैंने बता दिया था। और फिर लास्ट में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी सममिति तत्व। अब यहाँ से आप इसको समझना, थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ इसको, कि अणु के लिए हम एक शब्द बोलते हैं सममिति, या ऐसे बोल सकते हैं इसके लिए कि एक अणु होता है जिसको हम बोलते हैं सममित अणु। क्या नाम दिया मैंने, सममित अणु। और एक अणु के लिए जो शब्द मैं काम में ले रहा हूँ वो लिख दिया मैंने असममित अणु। कल हमने लिखा था सममिति तत्व, तो मैंने क्या लिखा यहाँ, असममित अणु। थोड़ा सा बड़ा इसको नीचे की तरफ वो लिख लेते हैं कि कन्फ्यूजन ना रहे आपके। सममित अणु क्या लिखा हमने, सममित अणु। आपको याद क्या रखना है, ऐसे अणु या ऐसे यौगिक जिनमें सममिति तत्व उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिक या ऐसे अणु जिनमें क्या उपस्थित होते हैं, सममिति तत्व उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सममित अणु। और ये जो सममिति तत्व होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका सममिति तल, सममिति तल। दूसरा होता है आपका सममिति अक्ष। और तीसरा होता है सममिति केंद्र। ये तीनों समझने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे बनेंगे कि वे अणु जिनमें सममिति तत्व पाया जाता है उनको सममित अणु कहते हैं। और ये सममिति तत्व कौन कौन से, इनमें से कोई भी हो सकता है, सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्र। अब यहाँ से बात करें कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं सममिति तल। सममिति तल की बात करें तो बेटा आपको यहाँ से एक बात समझनी है कि किसी यौगिक या अणु में उपस्थित वह तल जिससे अणु को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सममिति तल का मतलब क्या हुआ कि किसी यौगिक या अणु में उपस्थित वह तल जिससे अणु को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं, सममिति तल कहते हैं। तो इसके लिए अगर परिभाषा लिखना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल में समझाऊं, जैसे आपने क्या किया, ए फॉर बेटा क्या होता है, एप्पल होता है। बी फॉर बड़ा एप्पल होता है। सी फॉर छोटा एप्पल होता है, सुना होगा आपने। अब देखो हम बात करें कि अगर इस एक को मुझे बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो इसको अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो ये बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ नहीं हुआ, तो इसका ये तल कौन सा तल कहलाएगा, सममिति तल। अगर लेकिन बी को डिवाइड करना तो बी को मैं ऐसे डिवाइड नहीं कर सकता, बी को मुझे इस प्रकार से डिवाइड करना होता है। तो ये ऐसा तल जिससे कोई भी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सममिति तल। तो परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित वह तल, किसी अणु में उपस्थित वह तल जहां से अणु को 2 समान भागों में विभक्त किया जा सकता है,
बस आगे उसको क्या कहते हैं, सममिति तल। तो किसी अणु में उपस्थित वह तल जहां से हमने क्या किया कि उस अणु को कितने समान भागों में, 2 समान भागों में विभक्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, सममिति तल। जैसे एग्जांपल मैंने एक को समझा दिया, यहाँ क्या ले लिया बी। अब देखो ए को डिवाइड करें तो ए को हमने इस प्रकार से डिवाइड किया, इसका मतलब इसमें कौन सा सममिति तल होगा, ऊर्ध्वाधर सममिति तल होगा। और बी को हमने ऐसे डिवाइड किया है, इसका मतलब बी में कौन सा सममिति तल होगा, क्षैतिज सममिति तल। तो ये आपको समझना है कि किसी अणु में उपस्थित वह तल जहां से अणु को हम 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं, वह तल क्या कहलाता है, सममिति तल कहलाता है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं। एक आता है मिसो टार्ट्रिक अम्ल। क्या आता है, मिसो टार्ट्रिक अम्ल। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते, COOH COOH OH OH H। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मिसो टार्ट्रिक अम्ल। यहाँ लिख देता हूँ मैं नाम, मिसो टार्ट्रिक अम्ल। अब देखो अगर इस यौगिक को आप यहाँ से इसको डिवाइड करते हो, इसको डिवाइड करते हो, इसका मतलब ये यहाँ से बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। तो इसमें ये तल कौन सा तल हो गया, सममिति तल। अब सुन लेना, जिन यौगिकों में सममिति तल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सममित अणु कहते। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक हो गया तो वो अणु क्या कहलाएगा, सममित अणु। तो ये पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया। अब आता है सममिति अक्ष। सममिति अक्ष का मतलब होता है कि किसी अणु में उपस्थित वह अक्ष जिससे अणु को घुमाने पर वापस से वही संरचना की पुनरावृत्ति हो जाती है, 360 डिग्री को छोड़ के, क्योंकि 360 पे घुमाओगे तो वापस तो वही आना है। तो 360 डिग्री के अलावा अगर आपने उस यौगिक को किसी भी अन्य एंगल पर रोटेट किया और वापस से उसी संरचना की पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सममिति अक्ष। तो सममिति अक्ष के लिए लिखना चाहें तो सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि किसी अणु में उपस्थित वह अक्ष जिससे अणु को घुमाने पर उसकी संरचना की पुनरावृत्ति हो वो क्या कहलाता है, आपका सममिति अक्ष कहलाता है। बड़े एक एग्जाम्पल समझाओ इसके लिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, H2O और NH3 में कौन से सममिति अक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ से अगर आप समझना चाहो तो इस प्रकार से आप समझो कि जैसे आप लिख रहे हो H2O H, तो अगर ये ऐसा था तो इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, ये ऐसी कंडीशन है कि दोनों कंडीशन हम देखते हैं कि दोनों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, मान लिया इसको आप, ये ऑक्सीजन हो गया, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। अगर इसको घुमाओगे तो कितने डिग्री पर, 180। तो 360 में 180 का भाग दोगे तो 2। तो याद रखना है कि H2O अणु में द्विगुणित सममिति अक्ष पाया जाता है। अब जो एक चीज़ और पुनरावृत्ति हो, बड़ा सममिति अक्ष को हम CN के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सममिति अक्ष को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, CN के द्वारा। और अगर अमोनिया की बात करें, किसकी, NH3 की, तो NH3 में ये 3 इस प्रकार से होते हैं। अब दिखने में तो 3 आपको इस प्रकार से लग रहे हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहो तो ये तीनों की कंडीशन इस प्रकार से होगी। तीनों ये ऐसा नहीं है, ये इस प्रकार से त्रिभुज ट्राइंगल के रूप में। अगर इनको घुमाओगे तो कितने डिग्री पे, 120 डिग्री पर आएगा। और 360 में 120 का भाग दोगे तो 3 पर आ गया, तो त्रिगुणित होता है। तो ये रखना, ये जल है और ये आपका अमोनिया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या आता बता दूं कि H2O में सममित अक्ष कौन सा होता है और NH3 में सममित अक्ष कौन सा है। तो ये लिख लेना, यहाँ से याद कर लेना कि H2O में द्विगुणित, और द्विगुणित को लिखने का तरीका होता है C2। क्या लिखते हैं, C2। तो H2O में द्विगुणित, या क्या बोल सकते हैं आप, C2 सममिति अक्ष होता है।
H2O में द्विगुणित या C2 सममिति अक्ष होता है। और अगर NH3 में बात करें, NH3 में बात करें तो इसके लिए आप सीधा लिखना त्रिगुणित, त्रिगुणित का मतलब C3 सममिति अक्ष होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, सीधा पूछा जाता है कि H2O में तथा NH3 में कौन सा सममिति अक्ष पाया जाता है। तो H2O में C2 बोल दो या द्विगुणित, एक ही बात है। NH3 में C3 बोल दो या त्रिगुणित। तो ये हो गया सममिति अक्ष को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, N से। अब आता है सममिति केंद्र। सममिति केंद्र का मतलब ये होता है कि किसी अणु में उपस्थित वह बिंदु, किसी अणु में उपस्थित वह बिंदु जहां से किसी भी दिशा में एक सीधी रेखा, किसी भी दिशा में कोई भी एक सीधी रेखा खींच दोगे तो वो अणु दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। देखो यहाँ ए और बी को आप इसी एंगल से केवल दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो और किसी एंगल से नहीं है। लेकिन यहाँ हम उस बिंदु की बात करते हैं जहाँ से किसी भी दिशा में ऊपर नीचे बाएं दाएं जिस प्रकार से भी आप लाइन खींचना जाओ वहाँ से वो बराबर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो इसके लिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर हम इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। क्या लिखा है, सी सममिति केंद्र का जैसे समझना चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे मैंने ये क्या लिख दिया, एस, क्या लिखा बेटा, एस है। अब इस एस का सममिति केंद्र कौन सा होता है वो समझो। ये रहा एस का सममिति केंद्र, ये इसको चाहे मैं इधर रेखा खींचूं या इधर खींचा, किसी भी दिशा में अगर आप ये इस बिंदु से किसी भी दिशा में अगर आप रेखा खींचोगे तो ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो ऐसा बिंदु क्या कहलाएगा, सममिति केंद्र। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या ले सकते हैं कि अणु में उपस्थित वह बिंदु, अणु में उपस्थित वह बिंदु जहां से किसी भी दिशा में रेखा खींचने पर वह दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। वह बिंदु या वह केंद्र क्या कहलाएगा, सममिति केंद्र। आप कहोगे सर इसके एग्जाम्पल समझाओ, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका बेंजीन। क्या लिखा बेटा, बेंजीन। क्या लिखा मैंने, बेंजीन। ये यहाँ से थोड़ा सा अलग कर दूँगी। बेंजीन की स्ट्रक्चर आप ही जानते हो, ये हो गई, क्या बन गया, बेंजीन। ये बीच में हो गया। अब देखो इसका केंद्र बिंदु कौन सा हो गया बेटा, इसका केंद्र बिंदु ये हो गया। अब इससे चाहे आप किसी भी दिशा में लाइन खींच दो, ये बराबर कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो। तो एक एग्जाम्पल तो क्या हो गया, सममिति केंद्र का बेंजीन। दूसरा आपका एथीन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एथीन। देखो एथीन की स्ट्रक्चर बनाओ, C डबल बॉन्ड C। बेटा बोर्ड भर गया तो थोड़े छोटे अक्षरों में लिखना पड़ा, H। इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया बेटा, एथीन नाम दिया। क्या नाम दिया, एथीन। अब देखो इसका ये बिंदु, अब इस बिंदु से चाहे आपने इस दिशा में लाइन खींची या ऐसे लाइन खींची, किसी भी दिशा में अगर लाइन खींचोगे तो ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको यहाँ से इतना पढ़ने के बाद समझना क्या है, याद क्या रखना, वो सुन लो मेरी बात। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल फोकस करना, क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। कि जब किसी अणु में सममिति तत्व उपस्थित होता है तो उस अणु को सममित अणु कहते हैं। अब सममिति तत्व कौन कौन से होते हैं, सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्र। सममिति तल का एग्जाम्पल याद करना है, मेसोटार्ट्रिक अम्ल। मेसोटार्ट्रिक अम्ल में क्या है, सममिति तल, यहाँ से केवल इसी एंगल से और किसी एंगल से नहीं। सममिति अक्ष का एग्जाम्पल ये याद करना, H2O में द्विगुणित और NH3 में त्रिगुणित। और सममिति केंद्र के लिए बात करें तो बेंजीन और एथीन। अब यहाँ से जो विशेष बात बता दूं कि जिन यौगिकों में जो यौगिक सममित अणु होते हैं, यहाँ से आप बात समझने की कोशिश करना। क्या लिख रहा हूँ कि जो अणु सममित अणु होते हैं उनमें ध्रुवण गुणकता नहीं पाई जाती है। जिन यौगिकों में सममिति तत्व होगा तो अणु क्या होगा, सममित अणु होगा। तो उन यौगिकों में ध्रुवण गुणकता नहीं पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बात है, माइंड में पकड़नी है
क्या पकड़नी है कि यदि कोई अणु क्या है सममित। अब सममित अणु कब होगा, तो उसमें से ये कंडीशन होगी, सममित अणु के अंदर ध्रुवण गुणकता नहीं पाई जाती है। प्रश्न आता है मिश्र टार्ट्रिक अम्ल, अब ध्रुवण गुणकता नहीं होगी तो वो प्रकाशिक समावयवी भी नहीं बनाएगा, प्रकाशिक समावयता भी नहीं आती है। तो क्वेश्चन आता है मिश्र टार्ट्रिक अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन के रूप में बना दिया मैंने कि मिश्र टार्ट्रिक अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है। यह क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि मिश्र रूप, केवल मिश्र रूप प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, सममित तल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से बात समझने की कोशिश करो, असममित अणु, क्या लिखा, असममित अणु। असममित अणु है तो उसके अंदर क्या पाई जाएगी, ध्रुवण गुणकता। असममित अणु के अंदर क्या पाई जाएगी, ध्रुवण गुणकता। और ध्रुवण गुणकता कब होगी, जब यौगिक में क्या नहीं उपस्थित हो, सम्मिति तत्व। तो ध्रुवण गुणकता के लिए बात याद क्या रखनी थी कि इनमें सम्मिति तत्व उपस्थित नहीं होता। बड़ा एक भी हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। इनमें से एक भी अगर सम्मिति तत्व आ गया तो फिर वो वैसा नहीं होगी। तो जितने क्वेश्चन थे वो सब आपके एक साथ एक्सप्लेन बोर्ड पे समझा दिए हैं। ढंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और क्लास के बाद में इसको अलग अलग नोट कर लेना, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बड़ा इसको ढंग से समझ लेना, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो बनते हैं। एक तो मिश्र टार्ट्रिक अम्ल वाला कि ये प्रकाशिक सक्रिय क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सम्मितित तल होता है। एक H2O में द्विगुणित और NH3 में त्रिगुणित सम्मिति अक्ष पाया जाता है। और किसी यौगिक में इन तीनों में से 1, 2, 3 तीनों में से एक भी तत्व उपस्थित है तो उसमें ध्रुवण गुणकता नहीं पाई जाती है। इसके बाद आगे बात करें इसके में, तो कि इसके बाद अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो इसमें आता है एक शब्द किरेलता। क्या लिखा है, किरेलता क्या होता है। बेटा आप सब जानते हो कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो जब कार्बन की चारों संयोजकताओं पर 4 अलग अलग समूह जुड़े हो तो ऐसे कार्बन को बोलते हैं किरेल कार्बन, और उस अणु को किरेल अणु और इस गुण को किरेलता कहते हैं। और जिन यौगिकों में किरेलता का गुण पाया जाता है, किरेल कार्बन होता है, वो प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कार्बन की, क्या लिखा है, कार्बन की चारों संयोजकता पर, कार्बन की चारों संयोजकता पर भिन्न भिन्न, कार्बन की चारों संयोजकता पर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो तो उस कार्बन को, कार्बन की चारों संयोजकता पर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो तो उस कार्बन को किरेल कार्बन तथा उस अणु को किरेल अणु कहते हैं तथा इस गुण को किरेलता कहते हैं। यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि उस एक कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग होंगे तो उसके लिए हम ये शब्द बोलते हैं। और बार बार आपने चैप्टर नंबर 10 में भी बात सुना हुआ किरेल कार्बन। तो किरेल कार्बन मतलब कार्बन से जुड़े चारों समूह क्या हो, अलग अलग हो। और किरेल कार्बन को, किसको, किरेल कार्बन को हम स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लगाते हैं, स्टार लगा के रिप्रेजेंट किया
जाता है। ऐसे अणु को किरेल अणु कहेंगे और इस गुण को किरेलता कहते हैं। और जिन यौगिकों में ये गुण पाया जाता है वो क्या दर्शाते हैं? प्रकाशिक समाय होता है। इसका मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपका आ जाता है, वो भी देख लो कि लैक्टिक अम्ल के प्रकाशिक समाय भी बनाइए। क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका कि लैक्टिक अम्ल के प्रकाशिक समावयवी बनाइए। तो लैक्टिक अम्ल तो जानते हो किसमें? दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। तो लैक्टिक अम्ल के हमें क्या बनाने? प्रकाशिक समावयवता। तो पहले हमें लैक्टिक अम्ल की संरचना आनी चाहिए। तो जो बड़ा लैक्टिक अम्ल की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये होती है आपके CH3 CH COOH। इसको आप ढंग से समझने की कोशिश करना कि उससे टॉपिक क्लियर हो जाए। CHOH COOH। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये आपका क्या है? कार्बन है। C क्या है? कार्बन है। और इस कार्बन से देखो 4 समूह कौन कौन से जुड़े हैं? एक CH3, एक OH और एक H और एक COOH। इस कार्बन से ये 4 समूह जुड़े और चारों अलग है। अर्थात ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया? किरेल कार्बन। अर्थात किरेल कार्बन है तो इसमें कौन सी समावयवता पाई जाएगी? प्रकाशिक समावयवता पाई जाएगी। अब इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे वो इधर देखो आप। इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से होगा। इसी स्ट्रक्चर को लिख रहा हूँ। ये लिखा मैंने कार्बन, ये क्या लिखा? कार्बन। कार्बन के सबसे ऊपर जोड़ दिया मैंने COOH, नीचे जोड़ दिया मैंने CH3, यहाँ जोड़ दिया OH और ये जोड़ दिया मैंने H। तो ये क्या हो गया आपका? लैक्टिक अम्ल। अब मुझे इस लैक्टिक अम्ल का क्या लिखा मैंने? इस लैक्टिक अम्ल का मुझे क्या बनाना है? प्रकाशिक समावयवी। तो प्रकाशिक समावयवी में दर्पण को दर्शाने के लिए बना दिया। तो प्रकाशिक समावयवी बनाने का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर सेम ये रहेगी कि इस H को तो आप लिख दो इधर, OH को लिख दो उधर, क्योंकि दर्पण में हम जो भी चीज़ देखते हैं उसकी हमें विपरीत उसका पार्श्व परावर्तन पार्श्व नजर आता है। तो इसका मतलब OH इधर चला जाएगा और H इधर। तो इसकी समावयवी को COOH OH से तो क्या कर देंगे? H, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ पर हो गया H। अब सीधी बात है बेटा कि प्रकाशिक समावयवी होते तो एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक होगा और एक वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक होगा। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, तो जल्दी से बता दो कमेंट्स के माध्यम से कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीधी बात है, एक के लिए ले लेता हूँ मैं L और एक के लिए ले लेते हैं हम D। तो इसका नाम तो मैंने दे दिया D लैक्टिक अम्ल और इसका नाम कर दिया मैंने L लैक्टिक अम्ल। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको आराम से समझ में आ गई। क्वेश्चन सीधा आ भी जाता है कि लैक्टिक अम्ल के प्रकाशिक समावयवी बनाइए। तो कि किरेलता क्या है? अब देखो आप समझ ले तो और भी वो क्लियर कर लेते हैं कि आप इस कार्बन को गौर से देखिए। इस कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग है या नहीं है? COOH CH3 OH और H। तो कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग है, अर्थात ये कार्बन आपका क्या कहलाएगा? किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन को हम चाहे तो किसके द्वारा? स्टार के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे वो हमें अलग नज़र आ जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद थोड़ी सी हम इसके लिए विशेष जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो किरेल कार्बन हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम बात पढ़ेंगे कि जब 2 किरेल केंद्र, एक किरेल केंद्र तब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन जब 2 किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं तब उनके प्रकाशिक समावयवी कितने बनते हैं। इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के बाद गलती होने की संभावना होती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो होता है प्रतिबिंब समावयवी, एक होता है अप्रतिबिंब समावयवी, जिसको हम बोलते हैं विवरिम समावयवी। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा सर। तो अब देखते बेटा ये तो बात क्लियर होगी। किरेल वाली बात याद रखना कि अभी हम इसको आगे और काम में लेंगे। इसके बाद यहाँ से मैं 2 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा जहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है और थोड़ा बहुत अपने को समझना भी है कि एक तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रतिबिंब समावयवी, प्रतिबिंब समावयवी, और एक हम लिखते हैं अप्रतिबिंब
समावयवी या जिसको हम बोलते हैं विवरिम समावयवी। फिर से रिपीट कर दूं, क्या लिखा है? प्रतिबिंब समावयवी, दूसरा है अप्रतिबिंब समावयवी या विवरिम समावयवी। बेटा नाम से क्लियर है, प्रतिबिंब होते तो दोनों प्रकाशिक समावयवी, वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उनको तो बोलते हैं प्रतिबिंब समावयवी, और वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अप्रतिबिंब या विवरिम समावयवी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है और कैसे हमें याद करना वो आप देखिए। तो अब देखो यहाँ से हमने क्या सीखा? प्रतिबिंब समावयवी के लिए लिखना, तो आप क्या लिखोगे कि ऐसे प्रकाशिक समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, ऐसे प्रकाशिक समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब बनते या दर्पण प्रतिबिंब होते हैं उसे तो आप क्या कहोगे? प्रतिबिंब समावयवी। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि ऐसे प्रकाशिक समावयवी जिनके दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनते हैं, क्या नहीं बनते बेटा? शॉर्ट में समझिए, जिनके दर्पण प्रतिबिंब में नहीं बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अप्रतिबिंब समावयवी या विवरिम समावयवी। अब सुन लेना, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन प्रकाशिक गुण अलग होते हैं। क्या लिखा है? प्रतिबिंब समावयवी होंगे, उनके भौतिक एवं जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन इनके जो प्रकाशिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? वो अलग होते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न घूर्णन कोण का भी मान समान होता है। इनके द्वारा उत्पन्न घूर्णन कोण का मान भी समान होता है, लेकिन उसकी दिशा विपरीत होती है एक दूसरे की। लेकिन घूर्णन की दिशा परस्पर विपरीत होती है। परस्पर क्या होती है? विपरीत। तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम क्या आ रही जो आप समझ नहीं पाए, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले प्रतिबिंब समावयवी होते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे? दर्पण प्रतिबिंब। क्या होंगे? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और इनकी विशेष बात है कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होने के कारण इनको अलग करना मुश्किल होता है। मेन पॉइंट ये समझना है कि प्रतिबिंब समावयवी के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होंगे, इस कारण से इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते। लेकिन इनके प्रकाशिक गुण अलग होते हैं, और प्रकाशिक गुण में भी केवल क्या अंतर है कि घूर्णन कोण भी समान होगा, लेकिन उनकी दिशा क्या होती है? परस्पर विपरीत, एक दाईं ओर तो दूसरा बाईं ओर। इस कारण से प्रतिबिंब समावयवी को अलग करने में क्या होती है? परेशानी होती है। लेकिन अप्रतिबिंब या विवरिम समावयवी में क्या होते हैं कि इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं। अप्रतिबिंब या विवरिम समावयवी होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं, जिसके कारण इनका पृथक्करण किया जा सकता है। बेटा ये बात आप याद कर लेना कि जो किसकी बात कर रहे हैं हम? अप्रतिबिंब समावयवी या विवरिम समावयवी। तो इनके रासायनिक गुण क्या हो गए? समान। पहली बात तो कि ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं।
दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं, और इनके जो रासायनिक गुण हैं वो तो क्या होंगे, समान होते हैं, लेकिन इनके भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसके कारण इनका पृथक्करण करना आसान होता है, या आसानी से हम इसका पृथक्करण कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अब इसमें सीधी सी बात है कि एक कंपाउंड्स का दूसरा रूप बनाते हो, अगर एक दूसरे के वो दर्पण प्रतिबिंब एक जैसे नहीं है तो इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रतिबिंब समावयवी या विब्रिम समावयवी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अब हम बात करें कि जब दो किरेल केंद्र उपस्थित हो तब वहाँ से क्वेश्चन क्या निकल के आता है और हमें कैसे याद उसको करना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें आप, फिर आगे बात करते हैं। तो अब बात करें बेटा इसके बाद, तो किरेल कार्बन हमने पढ़ा था। अब किरेल कार्बन से रिलेटेड एक सवाल आते हैं अपने आगे, उसकी बात करते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो आप अंतर भी बता दोगे। अब यहाँ से अगर हम समझना चाहें एक टॉपिक जो अपने लिए काम की बात है कि जब दो किरेल केंद्र उपस्थित हो तब क्या होता है। देखो यहाँ पे कि हेडिंग के रूप में लिख रहा हूँ, जब दो किरेल केंद्र उपस्थित हो। कितने किरेल केंद्र हो बेटा, दो किरेल केंद्र उपस्थित हो। तो बेटा जब दो किरेल केंद्र उपस्थित होते हैं, किरेल कार्बन कितने होंगे, अब एक नहीं दो। एक वाला एग्जांपल तो आपने याद किया था, लैक्टिक अम्ल, अब दो की बात करेंगे। जब दो किरेल कार्बन उपस्थित हो या दो किरेल केंद्र उपस्थित हो तो भी याद रखना है कि यहाँ पर जो समावयवी बनते हैं उनके लिए एक शब्द विशेष काम में लेते हैं, एरिथ्रो और थ्रियो समावयवी। तो पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि ये क्या होते, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो अपना है टॉपिक हम पढ़ेंगे कि एक तो हो गया आपका एरिथ्रो एवं थ्रियो समावयवी। क्या लिखा है, एरिथ्रो एवं थ्रियो समावयवी किसे कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि एरिथ्रो और थ्रियो समावयवी किसे कहते हैं। तो बेटा ये समावयवी कब बात करेंगे, जब दोनों किरेल केंद्र पर उपस्थित समान समूह एक तरफ होते हैं तो वो तो रूप कहलाएगा आपका एरिथ्रो, और विपरीत दिशा में हो तो थ्रियो। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ समझा देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं, CHO CH2OH OH OH H H, एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा CHO CH2OH। अब यहाँ तो चाहे आप कार्बन रिप्रेजेंट कर दो या इसको क्रॉस के रूप में भी दर्शा सकते हो। यहाँ पर OH H OH H। अब देखो बेटा पहली बात तो ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बनाई है, ये कंपाउंड है एरिथ्रोस शर्करा, एरिथ्रोस शर्करा, और इसको हम बोलते हैं थ्रियोस शर्करा। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि देखो इस कार्बन से, गौर से देखो कि इस कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग है या नहीं है। कैसे, इस कार्बन पे एक तो CH जुड़ा हुआ है, एक OH और एक H, और फिर इस कार्बन से ये पूरे समूह जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग है। अगर इस कार्बन पर गौर करोगे तो एक CH2OH OH H, फिर इससे ये कार्बन जुड़ा अलग है। तो इन दोनों कंपाउंड में आप देखोगे गौर से तो किरेल कार्बन कितने हैं, दो है। किरेल कार्बन कितने होंगे, दो। अब देखो किरेल कार्बन पर अगर समान समूह एक तरफ होते हैं तब तो उसके लिए क्या बोलते हैं, एरिथ्रो। ये शब्द आया है एरिथ्रो शर्करा से। और समान समूह विपरीत दिशा में हो तब उसको क्या बोलते हैं, थ्रियोस से आया है, थ्रियो समावयवी। तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, इजीली आप याद कर सकते हो कि क्वेश्चन आ जाएगी एरिथ्रो और थ्रियो समावयवी किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि जब दोनों क्या लिख सकते हैं कि जब दोनों किरेल कार्बन पर उपस्थित समान समूह है एक तरफ हो
तो उसे कौन सा रूप कहोगे आप? तो उसे एरिथ्रो समावयवी कहते हैं। तो उसे कौन सा समावयवी कहते हैं बेटा? एरिथ्रो समावयवी कहते हैं। और जब दोनों किरेल कार्बन पर, ऊपर वाली लाइन से कॉमन चला है, जब दोनों किरेल कार्बन पर उपस्थित समान समूह है विपरीत दिशा में हो तो उसे थ्रियो समावयवी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे थ्रियो समावयवी कहते हैं ना। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और ये थ्रियो और एरिथ्रो और थियो जो शब्द है वो ये सर्करा थी, एरिथ्रो सर्करा और ये थियो सर्करा वहाँ से लिया गया, तो उनकी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दी है। क्वेश्चन आ जाए तो इसको पूरा समझा के आना है। यहाँ किरेल कार्बन कितने? 2, तो एरिथ्रो और थियो। तो यहाँ से याद क्या रखा कि जब किरेल है, किरेल पर उपस्थित समान समूह है एक ही तरफ हो, तब तो शब्द क्या काम में लिया आपने? एरिथ्रो। और विपरीत दिशा में हो तो उसका क्या नाम में लिया आपने? थ्रियो। और उसके बारे में ये स्ट्रक्चर जो भी थी वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। इसके बाद बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, ये तो एरिथ्रोस और थियो सर्करा थी, क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है वो आप यहाँ पे देखो, जहाँ से अपना क्वेश्चन बहुत अच्छा पुटअप हो जाता है कि टार्ट्रिक अम्ल के, क्या लिखा बेटा? टार्ट्रिक अम्ल के एरिथ्रो एवं थियो, टार्ट्रिक अम्ल के एरिथ्रो एवं थियो समावयवी बनाइए। टार्ट्रिक अम्ल के एरिथ्रो एवं थियो समावयवी बनाइए। अब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपके हाथों की ये आ जाएगी कि सर टार्ट्रिक अम्ल का फॉर्मूला ही नहीं जानते। तो देखो समझो, यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा याद करवाता हूँ इस टार्ट्रिक अम्ल के स्ट्रक्चर को। यहाँ समझ गए टार्ट्रिक अम्ल का मतलब क्या होता है बेटा? 4 कार्बन होंगे। पहले तो ये याद करो, 1 2 3 4। टार्ट्रिक अम्ल में कार्बन कितने होंगे? 4। और दोनों वाले कार्बन पे COOH और COOH समूह जुड़ा होता है। अब बीच के जो कार्बन बच गए उन पर H, यहाँ पर H और यहाँ जुड़े होते हैं OH। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होती है? टार्ट्रिक अम्ल की होती है। और आप इस कार्बन को गौर से देखना, इन कार्बन से जुड़े हुए समूह अलग होते हैं, क्योंकि एक तो ये समूह हो गया, दूसरा H, तीसरा H और चौथा ये कार्बन, और सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो ये स्ट्रक्चर आपने किसकी बनाई है? टार्ट्रिक अम्ल की। अब इसी टार्ट्रिक अम्ल को आपको एरिथ्रो और थियो रूप में बनाना है, तो सिंपल, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको बनाने में। कैसे बनाएंगे देखो बोर्ड पे कि COOH, फिर एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर यहाँ पे COOH। क्या लिखा है कि अगर हम बात करें तो COOH एक कार्बन, दूसरा कार्बन COOH। अब देखो दोनों H एक तरफ कर दो, दोनों OH एक तरफ कर दो, तो वो तो कौन सा रूप? एरिथ्रो रूप हो जाएगा। तो OH H H, तो ये तो कौन सा रूप हो गया आपका? एरिथ्रो। अब थियो रूप बनाना है तो COOH COOH जगह यहाँ पे क्या किया? इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। तो ये उसका हो गया कौन सा रूप? थियो रूप। कौन सा रूप? थियो रूप। तो यहाँ से आपको क्या समझना था वो सुन लो मेरी बात, कि इस रूप को तो आप क्या बोलोगे? एरिथ्रो रूप, और उस रूप को क्या नाम दोगे आप? थ्रियो रूप। तो ये रट लेना, माइंड में क्लियर कर लेना कि जब समान समूह, और ये कब बनेंगे? जब किरेल कार्बन कितने हो बेटा? 2, किरेल केंद्र 2 हो। तो क्वेश्चन अच्छा बनता है, टार्ट्रिक अम्ल के एरिथ्रो एवं थियो समावयवी बनाइए। तो और किरेल कार्बन, आप मैंने कहा कि जब भी आप किरेल कार्बन बनाओ तो उस पर एक स्टार लगा दिया करो कि जिससे वो आपको अलग से रिप्रेजेंट या अलग से नज़र आ जाए। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, किस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है वो भी आपके क्लियर है। बेटा एक चीज़ बच्चों, अब देखो
ये एक दूसरे के, क्वेश्चन समझना मेरा, ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावेशी है या नहीं है? नहीं है बेटा, क्योंकि देखो इसमें OH इधर, इसमें OH इधर, अगर इसका प्रतिबिंब समावेशी बनता तो क्या होता कि दोनों H उधर जाते हैं, ये OH इधर, तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब समावेशी नहीं है। इसका मतलब इसको आप बोल सकते हो एक दूसरे के लिए प्रतिबिंब समावेशी या विभ्रम समावेशी। तो आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसको अलग से समझते हैं और अलग से और कुछ बातें, कुछ क्वेश्चन आपके लिए और भी पेंडिंग अभी, उसकी बात करते हैं। अब देखो बेटा आगे बात करें तो यहाँ पर कंडीशन आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से सवाल आता है, कैसे हमें याद करना, क्या आंसर इसका देना है। अब एरिथ्रोथियोस समावेशी के बाद यहाँ दो क्वेश्चन अलग बनते हैं कि अगर इनको समझ गए तो अच्छा है कि काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हो सकते हैं यहाँ से। अगर छोटे क्वेश्चन बन के आए कि बेटा दो कंडीशन देखो, जब पहली कंडीशन ये हो कि किरेल, दोनों किरेल केंद्र पर उपस्थित परमाणु या समूह समान हो, और दूसरी कंडीशन हो क्या हो, असमान हो। तो यहाँ लिख रहा हूँ कि जब दोनों किरेल केंद्र, जब दोनों किरेल केंद्र पर उपस्थित परमाणु या समूह क्या हो, असमान। बेटा क्या लिखा है, असमान हो। और सेकंड कंडीशन है, सेम लाइन आएगी कि जब दोनों किरेल केंद्र पर उपस्थित परमाणु या समूह क्या हो, समान हो। क्या हो, समान हो। सुन लेना फिर से, क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब दोनों किरेल केंद्र पर उपस्थित परमाणु या समूह क्या हो, असमान हो, तब आपसे ये पूछ लिया जाए कि उस यौगिक में कुल प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे। उस यौगिक में कुल प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है N और उसके ऊपर 2 के ऊपर N, मतलब N का मतलब किरेल के जितने केंद्र हो। लेकिन अगर उसमें किरेल कार्बन या किरेल समूह पर उपस्थित परमाणु की संख्या, समूह वो समान हो, तब प्रकाशिक समावयवी की संख्या क्या होती है। इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है आपका कि 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल में, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल में कुल प्रकाश 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल में कुल प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे। एक तो ये दे दिया, और इधर वाले क्वेश्चन के रूप में दे दिया कि टार्ट्रिक अम्ल में कुल प्रकाशिक समूह या टार्ट्रिक अम्ल में कुल प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे। अब यहाँ से समझना, पहले दोनों की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ब्यूटेनोइक अम्ल है, तो ब्यूटेनोइक अम्ल की जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाओगे कि 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, लास्ट में है आपका ओइक अम्ल। ओइक अम्ल का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, और 2 नंबर और 3 नंबर पे एक Cl, ये 2 पे और 3 पे Cl, तो यहाँ क्या आ जाएगा CH3HCH3, ये कंडीशन आ गई। और टार्ट्रिक अम्ल की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, C डबल बॉन्ड OH CH OH CH OH C डबल बॉन्ड OH। दोनों में समझना क्या अंतर है कि बेटा थोड़ा सा मैं इस H को ऊपर की तरफ लिख दूँ कि ज़्यादा आपको और कंफर्टेबल है और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इस H को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, H। यहाँ पे आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, H। अब सुना बेटा यहाँ पे कि इस कार्बन से 1 2 3 और चौथा कार्बन, तो चारों समूह अलग है। इस कार्बन से 1 2 3 और 4, चारों समूह अलग है। लेकिन अब यहाँ पर आप शब्द समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि किरेल कार्बन, दो किरेल कार्बन है, इनसे जुड़े हुए समूह अलग अलग है। देखो ये समूह बिल्कुल अलग है कि इस किरेल कार्बन पे COOH समूह जुड़ा हुआ और इस किरेल कार्बन पे CH3 समूह जुड़ा हुआ है। तो जब दोनों किरेल केंद्र पर उपस्थित परमाणु या समूह क्या हो,
असमान हो, असमान हो गया। अब देखो ये तो समान है, लेकिन ये चीज़ अलग हो गई एक, यहाँ देखो ये भी समान है, ये भी समान है और ये भी समान है। तो क्या लिखा कि जब समान हो तो यहाँ इक्वेशन आता है कि, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि दोनों किरेल केंद्र पर उपस्थित परमाणु या समूह असमान हो तो जितने किरेल तो दो और यहाँ पर हो जाएगा इसका n, तो कितने किरेल कार्बन है 2, तो इसका यहाँ से आपको याद करना है कि इसके कुल प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे बेटा, 4 बनते हैं। चारों बना भी सकते हैं, लेकिन इतना अपने पास टाइम नहीं है कि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्रश्न आ जाए या सीधा आप इसको रट लेना कि 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल में कुल प्रकाशिक समावयवी की संख्या कितनी होती है, तो आंसर क्या करके आओगे 4। लेकिन इसमें समूह समान है। अब जो समूह समान होने पर देखो ये बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, तो इस रूप में तो वैसे प्रकाशिक समावयवी नहीं होता। कौन से, एरिथ्रो वाले में 3O के 2 समावयवी बन जाएंगे। तो याद करना है कि टार्टरिक अम्ल में कुल प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। नहीं समझ में आया तो बड़ा इसको याद कर लेना, इतना टाइम नहीं कि हम इस पर ज़्यादा फोकस करें, बस ये माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेनोइक अम्ल में कुल प्रकाशिक समावयवी कितने बनेंगे, 4, और टार्टरिक अम्ल में कुल प्रकाशिक समावयवी की संख्या क्या होगी, 2, क्योंकि इसमें किरेल केंद्र पर जुड़े हुए सबके सब परमाणु समान होंगे और इसमें किरेल केंद्र पर जुड़े हुए परमाणु या समूह क्या होंगे, अलग होंगे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अलग लगी, जहाँ से क्वेश्चन आ गया तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे और लगभग ऐसे उम्मीद होती है कि गलत करके आ जाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बात करते हैं, तो ये इतना हो गया अपना। इसके बाद जो क्वेश्चन थे वो मैंने समझा दिए, चाहे तो आप इनके प्रकाशिक समावयवी जितने बनते हैं वो बना के देख सकते हो, बुक के अंदर दे रखे हैं। यहाँ के बाद एक क्वेश्चन और अच्छा निकल के आता है, वो आता है, शायद मैंने पहले भी एक बार बात की थी इसी क्लास से रिलेटेड, कि एक तो बेटा हम लिखते हैं कैपिटल D और या कैपिटल L, और एक लिखते हैं स्मॉल d या स्मॉल l। नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो आ जाता है कि कैपिटल D ऑब्लिक स्मॉल l तथा स्मॉल d ऑब्लिक स्मॉल l में अंतर स्पष्ट कीजिए, दोनों में क्या अंतर है। तो बेटा सीधी सी बात बता दूं आपको, जो अपने को याद करना है, कैपिटल D या L पदार्थ के विन्यास को रिप्रेजेंट करता है, कि पदार्थ के विन्यास के लिए D या L शब्द कहते हैं, जबकि स्मॉल d या L उस यौगिक के प्रकाशिक गुणधर्म अर्थात ध्रुवण गुणकता को प्रदर्शित करता है। ये बातें अपने को याद रखनी है। तो इसके लिए हम चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं कि अंतर शॉर्ट में कि कैपिटल D या L यौगिक के, कैपिटल D या L यौगिक के विन्यास को प्रदर्शित करता है। कैपिटल D या L यौगिक के विन्यास को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल d या L यौगिक के प्रकाशिक गुण अर्थात ध्रुवण गुणकता को प्रदर्शित करता है। किसको, ध्रुवण गुणकता को प्रदर्शित करता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइन में कभी कभार आ जाता है कि कैपिटल DL तथा स्मॉल dl में अंतर क्या है। तो ये तो यौगिक के विन्यास को, या फिर से एक बार बात कर लें कि कैपिटल D या L होता है वो तो यौगिक के विन्यास को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्मॉल जो DL है, स्मॉल जो D या L है वो प्रकाशिक गुण, किसको, प्रकाशिक गुण या ध्रुवण गुणकता को प्रदर्शित करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ध्रुवण गुणकता को रिप्रेजेंट करता है। तो एक अंतर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आपके सामने तो मैंने लिख दिया है। और DL में अगर आपको याद हो तो आपने ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो D ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होते हैं वो L अमीनो अम्ल होते हैं, तो उसके बारे में कहीं पढ़ा होगा तो उसके बारे में बात है, ज़्यादा हम इस बारे में बात नहीं करें। क्वेश्चन ये अच्छा था इसलिए मैंने आपको करवा दिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उसकी हम बात करें, तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
इसके बाद बेटा आगे देखो, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, आपने नाम सुना होगा फिशर प्रक्षेपण सूत्र। क्वेश्चन आता है फिशर प्रक्षेपण सूत्र के, चलो ये से मैं क्वेश्चन ही आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे कि निम्न यौगिकों के फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखो। शायद बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था लैक्टिक अम्ल के लिए कि निम्न यौगिकों के लिए फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखो। 3 कंपाउंड में ले रहा हूँ। नंबर 1 पहला हमने लिखा लैक्टिक अम्ल, नंबर 2 एलानीन बोलते हैं, एलानीन, और तीसरा अगर हम लेना चाहें तो 2-ब्यूटेनॉल। क्या लिख दिया बेटा? 2-ब्यूटेनॉल। यहाँ मैंने 3 कंपाउंड लिखे हैं और सीधा क्वेश्चन फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते कैसे हैं, अगर इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना हो तो इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने बताया हुआ, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। बात करें निम्न, और शॉर्ट में मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि निम्न यौगिकों के क्या लिखने हैं, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। तो फिशर नामक वैज्ञानिक ने बड़े ये चीज़ें बताई थी, इसको हमें किस प्रकार से लिखनी है। अब यहाँ पे समझोगे लिखने का तरीका क्या है। पहली बात तो आप लिख कब पाओगे, जब तीनों के आपको क्या आते हैं, तीनों के आपको क्या आते हैं, सूत्र आए। तो लैक्टिक अम्ल, एलानीन और 2-ब्यूटेनॉल। स्ट्रक्चर तो लैक्टिक अम्ल की तो स्ट्रक्चर आपने पढ़ी ली थी। हमने क्या लिखा था अगर आपको याद हो तो, CH3OH HCOOH, ये तो किसकी थी, लैक्टिक अम्ल की। अब बात करते हैं एलानीन, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है H2NCH CH3, यहाँ पर आ जाएगा COOH, ये हो गई एलानीन। बता दूँ इसके बारे में कि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ग्लाइसिन अमीनो अम्ल। मैंने ग्लाइसिनेटो चैप्टर नंबर 9 लिगेंड पढ़ाया था। लिगेंड में हमने द्वितंतु लिखा था ग्लाइसिनेटो, जो एक अमीनो अम्ल था, ये भी अमीनो अम्ल है। तो सबसे सरल अमीनो अम्ल होता है ग्लाइसिन, उसके बाद आता है एलानीन। अब आता है 2-ब्यूटेनॉल। इसकी स्ट्रक्चर तो बताने की जरूरत नहीं है, तो सब आपको आती होगी। तो स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, CH3CHOH CH2 CH3। अब बेटा समझना, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं लिखूँगा आप भूल जाओगे। सीखना क्या कि इन सभी के अंदर अगर आप देखोगे कि निम्न यौगिकों की अगर हमें फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखना है तो इन सभी में कार्बन से 4 समूह जुड़े हैं और चारों समूह अलग है। कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह अलग है और इन पे चाहे तो आप बोल सकते हो कि इन सब में क्या उपस्थित है, किरेल कार्बन। क्या उपस्थित है, किरेल कार्बन। अब कार्बन से कितने समूह जुड़े हुए हैं, 4। तो इन चारों को आप चाहो तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। ये एक लाइन खींची, ये क्रॉस बना दिया। सबसे पहला तरीका ये है कि जब भी आप इनकी फिशर प्रक्षेपण सूत्र बनाओगे तो इस प्रकार से लाइन खींच दोगे। अब करना क्या है, ये हो गया शीर्ष और ये अंतिम बिंदु। इसको शीर्ष मान सकते हो और इसको अंतिम बिंदु मान सकते हैं। कि अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि ऊपर किसको लिखेंगे और नीचे किसको लिखेंगे, ये समझ लो, बाकी तो आपका ईजी हो जाएगा। ऊपर किसको लिखेंगे और नीचे किसको लिखेंगे तो अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि जो कंपाउंड लिखा है या तो मुख्य क्रियात्मक समूह ऊपर आ जाएगा, जो कार्बन श्रृंखला में हो, कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला का जो मुख्य कार्बन है, कार्बन श्रृंखला का जो मुख्य कार्बन है वो तो कहाँ आएगा, ऊपर, और अंतिम कार्बन कहाँ आएगा, नीचे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन श्रृंखला का मुख्य कार्बन, पहला कार्बन तो आएगा ऊपर और अंतिम कार्बन आएगा नीचे। उसके बाद आपके पास 2 समूह जुड़े होंगे तो एक तरफ H जोड़ देना और दूसरी तरफ आपका नॉर्मल समूह जोड़ देना, जो भी है। इससे इजी कुछ नहीं मिलने वाला। देखो इधर, अगर इस क्रियात्मक समूह को अगर आपको सीखना है तो आप इसकी काउंटिंग सीख लो। इसमें काउंटिंग इधर से करेंगे 1 2 3, 1 2 3। ध्यान रखना, इस कटान बिंदु का मतलब ही क्या है, कार्बन है। चाहो तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या इसको मिटा के यहाँ पर कार्बन लिख सकते हो। अब देखो, अगर इस लैक्टिक अम्ल को आपने गौर से देखा तो नंबर 1 पर क्रियात्मक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो यहाँ लगा दिया COOH और इसका अंतिम कार्बन क्या आ रहा है, CH3। तो CH3 को मैंने क्या लिख दिया नीचे, CH वाला एक। अब देखो, इस कार्बन से एक H और एक OH, तो इधर जोड़ दिया OH और इधर जोड़ दिया
H। तो ये क्या बन गई, लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र। ये हमने क्या बना दिया, लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र। अभी वो यहाँ जाओ, इसमें क्या करना था, समझना गौर से, फिर से गलती क्या होती है, काउंटिंग करो। इसकी काउंटिंग कैसे होगी बेटा, ऐसे होगी 1 2 3। तो मुख्य क्रियात्मक समूह है, या मुख्य कार्बन तो हो गया COOH, अंतिम कार्बन नीचे CH3। अब क्या बच गया, इस कार्बन से एक तो H बच गया और एक NH2 बच गया, तो इधर H जोड़ दिया और यहाँ क्या जोड़ दिया मैंने, NH2। यहाँ गलती होती है बेटा, बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, 2 ब्यूटेनॉल। नॉर्मली अब तक एग्जाम में किसका पूछा गया आपको, लैक्टिक अम्ल का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखो, लेकिन 2 ब्यूटेनॉल में बच्चे, अब देखो बेटा गौर से समझो, काउंटिंग इस कार्बन से करेंगे इधर से, काउंटिंग उधर से होती है जिधर से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। तो काउंटिंग किधर से होगी, 1 2 3 4। अब देखो बेटा मैंने क्या कहा, या तो कार्बन युक्त मुख्य क्रियात्मक समूह होना चाहिए या उसका पहला कार्बन। तो पहले कार्बन के रूप में यहाँ क्या है, CH3, तो CH3 आ गया, ये C हो गया। अब इससे एक तो H और एक OH, तो इधर जोड़ दिया OH और इधर क्या जोड़ दिया मैंने, H। अब देखो शेष क्या बच गया, CH2 CH3। या तो आप इसको ऐसे लिख दो CH2 CH3, या फिर आपने इतनी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है कि CH2 CH3 को आप चाहो तो एक साथ क्या लिख सकते हो, C2H5। क्या लिख सकते हो, C2H5। तो यहाँ पर हम एक साथ में क्या लिख देते हैं, C2H5। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न यौगिकों के, एक ही देगा आपको एग्जाम में कोई सा भी एक, कि निम्न यौगिक का फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखिए। तो मैंने तीनों के समझा दिए हैं किस प्रकार से हमने इनका फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखा है। तो लैक्टिक अम्ल, एलानीन और 2 ब्यूटेनॉल, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। यहाँ से ये केवल क्या लिखा हमने, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। और इसको अगर डिटेल से समझना हो तो इस ऑनलाइन क्लास के लिंक में आपको इससे संबंधित कुछ वीडियो वो आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, बार बार रिपीट क्यों करना, कि तो 2 चीज़ें होती है, एक तो एक ऐसा क्वेश्चन आए कि जो हमने पढ़ाई नहीं वो गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो अपने लिए बड़ी बात होती है। तो इसलिए पढ़ा दिया फिर गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेटा अब आगे हम बात करें तो कि यहाँ पे जो अपना लेस्ट टॉपिक होता है उसकी अगर हम बात कर ले तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं अपने, कि हेडिंग लिख रहा हूँ, रेसिमिक मिश्रण। क्या लिखा है, रेसिमिक मिश्रण, या ऑब्लिक में लिखा मिल जाए DL मिश्रण। क्या लिखा बेटा, रेसिमिक मिश्रण या DL मिश्रण। तो इसके लिए अगर परिभाषा समझ ऐसे समझ सकते हो कि वह मिश्रण जिसमें 50% यौगिक तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक हो और 50% यौगिक वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक हो, तो उस यौगिक का कुल ध्रुवण घूर्णन का मान क्या हो जाता है, 0। ऐसे मिश्रण को बोलते हैं रेसिमिक मिश्रण। इसमें ध्रुवण घूर्णक यौगिक अध्रुवण घूर्णक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। इस समायोजन के लिए बोलते हैं बाह्य प्रतिकार। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो देखो इसके लिए परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि वह मिश्रण जिसमें, क्या लिखा बेटा, वह मिश्रण जिसमें 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक तथा 50% वाम ध्रुवण, वह मिश्रण जिसमें 50% दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक तथा 50% वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक उपस्थित हो, उस मिश्रण को रेसिमिक मिश्रण या DL
मिश्रण कहते हैं। कहने का मतलब है कि आधा यौगिक तो 50% तो दक्षिण ध्रुव गुणक यौगिक मतलब प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाने वाले और आधे यौगिक प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाने वाले होते हैं। उस मिश्रण के लिए हमने क्या शब्द काम में लिया है? रैसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण। इसमें बड़ा होता है क्या है कि जिसमें जो आपका ध्रुवण घूर्णक यौगिक, जिसमें ध्रुवण घूर्णक यौगिक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। और सबसे विशेष बात क्या होती है कि देखो, एक होगा उसको दाईं ओर कन्वर्ट करेगा तो दूसरा उसको किधर घुमा देगा? बाईं ओर, तो कुल क्या हो जाएगा? 0। ऐसे समायोजन को बाह्य प्रतिकार कहते हैं। ऐसे समायोजन को क्या बोलते हैं हम? बाह्य प्रतिकार कहते हैं। तो एक सिंपल से डेफिनेशन आ जाती है कि रैसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण किसे कहते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले, फिर एक दो बातें और। तो यहाँ पर हमने इसका कि ऐसे समायोजन को हमने क्या नाम दिया? बाह्य प्रतिकार। अब एक चीज़ और बता दूँ कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? रैसिमीकरण। क्वेश्चन आ जाता है कि रैसिमीकरण क्या होता है। तो यहाँ से भी एक लाइन लिख देता हूँ कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक का ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में परिवर्तित होना रैसिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तित होना क्या कहलाता है? रैसिमीकरण कहलाता है। अब यहाँ से मैं आपको दो तीन चीज, रैसिमीकरण होगा बेटा, क्या बोलते हैं? रैसिमीकरण कहलाता है। तो यहाँ से दो तीन चीज़ें समझा दो, फिर यहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप होता है उसके लिए हम विशेष बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि हेडिंग क्या लिखी थी? रैसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण। तो सीधी सी बात है कि इसमें 50% तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यौगिक होगा और 50% वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक, अर्थात 50% डी होंगे और 50% एल। ऐसा मिश्रण क्या कहलाता है? रैसिमिक मिश्रण या डीएल मिश्रण। इस मिश्रण में होता क्या है कि ध्रुवण घूर्णक यौगिक किस में बदल गया? ध्रुवण अघूर्णक यौगिक में। इस क्रिया को हम क्या बोल देते हैं? रैसिमीकरण। और सबसे बड़े बात ये, ऐसा समायोजन क्या कहलाता है? बाह्य प्रतिकार। बाह्य प्रतिकार का मतलब क्या हुआ कि ये हम कर सकते थे कि आधे उसमें डी वाले थे और आधे हमने उसमें एल वाले मिला दिए, तो उसका ध्रुवण घूर्णन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक यहीं से एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया, वो बात कर लेता हूँ कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि आंतरिक प्रतिकार का, कि ये समझना कि जो रैसिमिक मिश्रण है, क्या है? रैसिमिक मिश्रण है, वो तो किसका एग्जाम्पल है? आपका बाह्य प्रतिकार का। और प्रश्न ये आ जाए आंतरिक प्रतिकार का एक एग्जाम्पल समझाइए। बड़ा आंतरिक का मतलब उस यौगिक के, जब किसी यौगिक के अंदर ही ऐसी कंडीशन हो कि उसका आधा भाग प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएं और आधा भाग प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाएं, तो उसके लिए ऐसे समायोजन के लिए हम क्या शब्द काम ले सकते हैं? वहाँ पे आंतरिक प्रतिकार। और ये इसका अच्छा एग्जाम्पल है मिश्र टार्ट्रिक अम्ल। क्या है? मिश्र टार्ट्रिक अम्ल के लिए हमने पढ़ा था। यहाँ मैं इसके स्ट्रक्चर बना दूँ आपके लिए फिर से, कि यहाँ ले लेते हैं COOH COH HOH H और COOH, ये लिख दिया। इसको मैंने बराबर कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 2 हिस्सों में।
इसको मैंने बराबर कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 2 हिस्सों में। अब देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर किसकी है, मिसो टार्ट्रिक अम्ल की, लिख देता हूँ मिसो टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका ये जो आधा हिस्सा है, मान लिया इसका ये आधा हिस्सा है, वो प्रकाश के तल में किधर घूमता है, दाईं ओर, जिसके लिए हमने डी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और ये आधा हिस्सा है वो प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, अर्थात इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एल। तब जब यौगिक के अंदर ही ये कंडीशन होती है, तब तो उसके लिए हम क्या शब्द काम में लेते हैं, आंतरिक प्रतिकार। तो याद कर लेना, आंतरिक प्रतिकार का एग्जाम्पल क्या है, मिसो टार्ट्रिक अम्ल। और ये बता दोगे। और रैसिमिक मिश्रण की बात करें तो रैसिमिक मिश्रण कैसा प्रतिकार है, बाह्य प्रतिकार की अलग से एक यौगिक पूर्ण रूप से दक्षिण ध्रुव घूर्णक यौगिक है और दूसरा हम उसमें मिला रहे हैं वो उसमें वाम ध्रुवण घूर्णक यौगिक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि रैसिमिक मिश्रण जिसमें 50% डी और 50% एल है, इसको अलग करने की विधियां कौन कौन सी है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग बनता है, आंतरिक प्रतिकार और बाह्य प्रतिकार, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन थे। इसके बाद रैसिमिक मिश्रण के पृथक्करण की 4 विधियां आपके सिलेबस में दे रखी है। पहली है यांत्रिक विधि, दूसरी है जैव रासायनिक विधि, तीसरी की अगर हम बात करें तो स्तंभ वर्णलेखिकी विधि, और चौथी है रासायनिक विधि। तो यहाँ लिख देता हूँ कि रैसिमिक मिश्रण के या रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण क्या लिखा बेटा, रैसिमिक मिश्रण का पृथक्करण। तो इसके लिए 4 विधियां दे रखी है। पहली विधि हम बोलते हैं यांत्रिक विधि, दूसरी होती है इसमें जैव रासायनिक विधि, शब्द को पूरा रखना, एक रासायनिक विधि अलग है। तीसरी होती है आपकी स्तंभ वर्ण लेखिकी विधि, क्रोमेटोग्राफी विधि भी आ जाती है तो इसी के अंदर। और चौथी होती है आपकी रासायनिक विधि। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाएगी रैसिमिक मिश्रण ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो वो चारों आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख दी है कि शॉर्ट में बता दूँ। बेटा यांत्रिक विधि में क्या होता है कि दर्पण की सहायता, चिमटी की सहायता से इसमें 2 क्रिस्टल होते हैं, जो डी क्रिस्टल होगी उसकी आकृति अलग होती है और एल क्रिस्टल की आकृति अलग होती है, तो उनको हम अलग अलग छांट लेते हैं। जैव रासायनिक विधि में ऐसे पदार्थ का यूज किया जाता है जो एक प्रकार के समावयव को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। और तीसरा स्तंभ वर्णलेखिकी, इसमें क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक विधि तो बेटा इसमें क्या करते हैं कि जो प्रतिबिंब समावयवी है उसको पहले हम अप्रतिबिंब समावयवी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि अप्रतिबिंब समावयवी के भौतिक गुण अलग होते हैं, तो वहाँ से हम इसको अलग कर सकते हो। केवल हम इनसे इतनी बात करेंगे। अगर इन चारों विधियों के बारे को आपको अगर डिटेल से पढ़ना हो तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे कौन सा रैसिमिक मिश्रण के पृथक्करण से संबंधित एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। इस प्रकार से अपना ये जो चैप्टर नंबर कौन सा 16 त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री है वो अपना समाप्त हो चुका है आज। तो अगर आप समझना चाहोगे, इतने दिनों से अपनी कंटिन्यू काफ़ी मेहनत चल रही है, जो मैराथन क्लास चल रही है वो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक की मैंने कंप्लीट करवा दी। चैप्टर 7 और 8 की मैंने इसलिए नहीं करवाई है मैराथन क्लास, क्योंकि टाइम अपने पास कम है। और 7 और 8 चैप्टर मैंने यूट्यूब पर नॉर्मली देखा जाए तो शॉर्ट में ही पढ़ाया है, तो आप उन वीडियो को देख अटेंड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 16 मैंने डिटेल से पढ़ाया था, फिर भी टाइम था तो मैंने इसकी ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे अच्छी लगती है आप लोगों को, पढ़ने के बाद भूल जाते, तो हम उसकी बात करेंगे। अगली जो अपनी मैराथन क्लास से आएगी वो चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उनकी मैराथन क्लास चालू होगी। बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल 8 क्लास में, दो मतलब एक चैप्टर की 2 दिन की क्लास मान सकते हो, और 8 क्लास में आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी और एकदम इस प्रकार से होगी कि आपको मुँह ज़बानी याद हो जाए। इसके अलावा जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन है उन सब से रिलेटेड आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। इसी के साथ अपनी ये क्लास समाप्त होती है।